आज आप लोगों का चिट्ठियों की अनूठी दुनिया अध्याय 5 यानी एक बिल्कुल एकदम नया पाठ है। मैं इसका सारांश आप लोगों को बताऊंगी और इससे पहले आप लोगों ने दीवानों की हस्ती अभ्यास कार्य पूरा कर लिया होगा। यह चिट्ठियों की अनूठी दुनिया इसलिए कुछ नया है क्योंकि आजकल संचार के साधन जानते होंगे। आपस में बातचीत का जो साधन होता है, भावनाओं को जो आदान प्रदान करने का साधन होता है, वह आज बिल्कुल बदल गया है। चिट्ठियां बहुत पहले चलती थी। आप लोगों को तो सिर्फ चिट्ठियों के नाम पर कुछ बिल और कुछ आवश्यक सरकारी कागजात इनके बारे में पता होगा। किसी के मम्मी पापा या किसी के मामा नाना नानी की ऐसी चिट्ठियां नहीं आती होंगी किसी के लिए, क्योंकि आज हम लोग सीधे डायरेक्ट मोबाइल से बातचीत कर लेते हैं एक दूसरे से। और संदेश अगर हमको ज़्यादा किसी को भेजना होता है तो तुरंत मोबाइल पर टाइप किए और भेज दिया, वह सेकंडों के हिसाब से आ जाता है मैसेज और हम लोग पढ़ लेते हैं, यानी आदान प्रदान हो सकता है। इसलिए जो चिट्ठियों की अनूठी दुनिया है वह कुछ नया है आप लोगों के लिए। अब आज से पहले और इससे भी पहले और उससे भी पहले देखा जाए, प्राचीन काल में जो चिट्ठियों को भेजने का माध्यम था, यानी खबरों को भेजने का जो माध्यम था, वह क्या था, मैं स्टार्टिंग से बता रही हूँ। मान लिया जाए एक झुंड यहाँ है, एक झुंड 3-4 किलोमीटर आगे है और वहाँ उनको कुछ खोज करनी होती थी, तो पहले से ही निश्चित होता था कि अगर तुमको वह वस्तु मिल जाए तो तुम उस स्थान पर धुआं लगा देना, तेज धुआं लगा देना, ताकि दूर 1-2 किलोमीटर दूर स्थान पर जो दूसरे साथी खड़े हैं उनको पता चल जाए कि हाँ वो वस्तु मिल गई है। लेकिन अगर आज एक झुंड यहाँ पर हो और एक झुंड 2-3 किलोमीटर दूर हो, उसको कुछ खोज करनी हो तो वो तुरंत वहाँ से फोन कर देगा। तो संचार का साधन यहाँ पर बदल गया है और यह बदलाव धीरे धीरे किस रूप में आया। एक स्थान से दूसरे स्थान को संदेश भेजने के लिए लोग पक्षियों का भी प्रयोग करते थे। आप लोगों ने सुना भी होगा, पक्षियों के गले में पत्र में संदेश लिख करके उसको उड़ा दिया जाता था। वो दूसरे स्थान पर जाकर उस मोहल्ले गली घर जहाँ उसको संदेश वाहक बना करके भेज रखा था, वो वहाँ बैठ जाता था और संबंधित लोग उसके गले में से पत्र निकाल करके पढ़ लेते थे। फिर और समय बदला, धीरे धीरे करके लोगों ने अपनी इस संचार की व्यवस्था को और अधिक अच्छी बनाने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया। एक व्यक्ति ढेर सारी डाक लेकर के, यानी पत्र लेकर के घोड़े पर सवार होकर के जाता और वह एक निश्चित स्थान पर वह पूरी उस डाक को दे करके आता। फिर वहां से वह डाक संबंधित क्षेत्रों के लिए, डाक का मतलब वह पत्र इत्यादि, जो भी डाक हुई पत्र इत्यादि, वह दूसरे स्थानों के लिए बांटी जाती थी। वह इसी माध्यम से, किस माध्यम से, कि वह घोड़े में बैठा हुआ व्यक्ति जगह जगह पत्र दे करके आएगा और वह प्रत्येक स्थानों के लिए अलग अलग घोड़े वाले व्यक्ति निश्चित किए जाते थे। लेकिन अब समय बदला और समय बदलने के साथ साथ हमको अपनी जो भी डाक भेजनी होती है, सरकारी या गैर सरकारी या व्यक्तिगत पत्र या निमंत्रण पत्र, यह सब हम टिकट लगा करके पोस्ट ऑफिस यानी लेटर बॉक्स में डाल देते हैं और वहां से निर्धारित कर्मचारी उनको अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित स्थानों तक पहुंचा देते हैं। अब जो पत्र हैं, पत्रों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे जीवन में। पत्रों को विभिन्न राज्यों में विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, यानी जो भाषाएं अलग अलग होती हैं तो उन भाषाओं के हिसाब से उन राज्यों में उनका नाम अलग बोलते हैं। उर्दू भाषा में पत्र को खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू में लेख और तमिल में कड़िद कहा जाता है। पत्र हमारे पास एक ऐसी धरोहर है
जिसको हम सहेज कर रख सकते हैं। संचार के इतने साधन होते हुए भी पत्र जैसा संतोष कभी नहीं होता है। बच्चों, पत्र लेखन को कला के रूप में भी विकसित किया गया है। इसलिए हमारे प्रत्येक भाषा विषय में पत्र लेखन का एक पाठ होता है। हमारे पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन को स्थान मिला हुआ है, तभी बच्चे पत्र लेखन के बारे में जान जाते हैं। और साथ ही साथ ये जो पत्र होते हैं यह हमारी धरोहर इसलिए होते हैं कि पत्रों के माध्यम से हम अपने पुराने कितने ही पूर्वजों की बातों को समझ सकते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे, उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखे थे, वो आज भी सुरक्षित रखे हुए हैं।